कल हम ये बात कर रहे थे कि ज्वर के पूर्व रूप क्या होते हैं। देखिए, पूर्व रूप की अवस्था में और रूप की अवस्था में एक कंपोजिशन ऑफ द डिजीज, उसमें दोष भी है, दूष्य भी है, स्रोतस भी है और अग्नि के लक्षण भी है, मानसिक लक्षण भी है। तो एक कंपोजिट जो स्ट्रक्चर बनता है डिजीज का, उसमें आपको ये डिफ्रेंशिएट करना होता है कि क्या लक्षण दोष के कारण से है तो दोष चिकित्सा करनी है, क्या लक्षण दूषित के कारण से है या धातु के कारण से है। तो ज्वर इसके लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब चिकित्सा पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि ज्वर में किस तरह से हर एक चीज को एड्रेस किया गया है और उसका एक सीक्वेंस बनाया गया है। ठीक है, तो वो जो सीक्वेंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर उस सीक्वेंस को हम इधर से उधर करते हैं तो बहुत सारी चीजें जो पहले करेक्ट करने की होती है, यदि हम उनको प्रायोरिटी फिक्स नहीं करते हैं तो ज्वर इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर द सीक्वेंस ऑफ द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कोई हेपेजार ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हम। देखिए, मैंने आपको शुरू से कह रहा हूं कि चरक या कोई भी सुश्रुत या वाग्भट, तीनों ही इस बात पर लिखे गए हैं कि चिकित्सा में कहाँ पर किस चीज की आवश्यकता हो। उनका उद्देश्य चिकित्सा है, उनका उद्देश्य समत्व है, उनका उद्देश्य धातु की समता है, उनका उद्देश्य प्रकृति स्थापन है। ये केवल शास्त्र लिखने के लिए शास्त्र नहीं लिखे गए हैं। और यदि आप इन सबको समझेंगे तो अभी ये जो परिस्थितियां चल रही है, इसमें जो ट्रीटमेंट का अयथोपचार जिसको कहते हैं, अयथा चिकित्सा या अन्यथा चिकित्सा के उपद्रव हो रहे हैं, उन सबसे आयुर्वेद को कम से कम बचाया जा सकता है। और ये बात आप शुरू से ध्यान रखें कि ज्वर की पूर्व रूप में कुछ लक्षण इस तरह के होते हैं जो आगे जाकर के बहुत ही डिटेल किए गए हैं। आलस्यम नयने शास्त्रे दृम्बणम गौरवम क्लमः, ज्वलन आतप वायु अंबु भक्ति द्वेष अनिश्चित। अनिश्चित भक्ति भी और द्वेष भी, इच्छा भी और द्वेष भी। भक्ति मतलब इच्छा। अविपाक आश्य वैरस्य हानिश्य बलवर्णन, शील वैकृत मल्पम च ज्वर लक्षण। शील विकृति, शील विकृति मतलब जो उसका कोड इन कंडक्ट, जो दिनचर्या पहले थी, उठता था, फ्रेश होता था, ब्रेकफास्ट करता था, नहाता धोता था, पूजा करता था, ऑफिस जाता था, अपना काम करता था, घर पर, वो सारे सील, वो सील का अभिप्राय केवल इतना है कि व्हाट ही वाज कंडक्टिंग बिफोर डिजीज, अब वो सारे के सारे विकृति आ गई। अब वो उठता ही देर से है, उसके बाद में सारे कार्यक्रम पोस्टपोन हो जाते। तो कारण क्या है कि इसमें बहुत सारे कारक, बॉडी का अनरेस्ट है, संताप है, जो इंद्रिय संताप भी है और मनस संताप भी है और देह संताप।
केवलम समनस्कम च ज्वराधिष्ठानम उच्यते। और समनस्क शरीर ही ज्वर का अधिष्ठान है। और बहुत सारे पेशेंट आप देखते होंगे कि ही इज फीलिंग फीवरिश, कल हम बता रहे थे, तो ज्वर नहीं है। ज्वर का कोई माप तापमान थर्मोमीटर में आए ऐसा नहीं है। ज्वर एक अनुभूति है। ज्वर एक अनिर्वेद का वेदना में कन्वर्ट होना है। ज्वर एक सुखानुभूति को दुखानुभूति में कन्वर्ट होना है। बस इतनी सी बात है। क्योंकि तद दुख संयोगात व्याधया, तो सूत कहते हैं कि व्याधि का नाम वही है जो दुख। दूसरी बात, तो सूत कहते हैं पारतंत्र्यम दुखम। आपको अपना रूटीन करने के लिए ही किसी को सहारे की जरूरत पड़े या किसी से कहने की जरूरत पड़े, तो ये पारतंत्र है। ज्वर प्रत्यात्मलिंगम तो संतापो देह मानस, ज्वरेणाविष्टा भूतम नई किंचिन तप्यते। अब देखिए कितने प्रकार के ज्वर हैं। द्विविधो विधि भेदेन ज्वर शारीर मानस, पुनश्च द्विविधो दृष्ट सौम्यश्चाग्नेय। ये सब रोगों के संदर्भ में है। हर एक रोग जो है वो शारीर और मानस अधिष्ठान से होता है। क्यों कि मन और शरीर का संबंध कभी वो शरीर में पहले उत्पन्न होता है और मन में जाता है, कभी मन में पहले उत्पन्न होता है और फिर शरीरम तत्वम अनुविधीयते, शरीरम अनुविधीयते। तो ऐसा एक क्रम है उसका। अंतर्वेग बहिर्वेग द्विविधो पुनरुच्यते। जो कल मैंने उदाहरण दिया था, बहुत सारे रोग जो है वो अंतर्वेग होते हैं। बहुत सारे रोग है ना, वात शोणित और विषर के संदर्भ में वे भी इसी तरह की प्रणाली से काम करते हैं। प्राकृतो वैकृतश्चैव, जितने भी ऋतुजन्य व्यापत्तियां हैं वे प्राकृत और वैकृत भेद में बांटी जा सकती हैं। प्राकृत रूप से नॉर्मल फ्लक्चुएशंस ऑफ द सीजन, नॉर्मल जो सीजनल फ्लक्चुएशंस होते हैं, और उसके कारण से जो दोषों में तरतमता आती है, दोषों में जो प्रकोप होता है, वह नॉर्मल रेमिशन भी होगा, उसका प्रशम भी होगा। लेकिन यदि वो एबनॉर्मल एग्रीवेशन है और उसका नॉर्मल रेमिशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो नहीं होगा। उसके लिए किसी न किसी औषध की या आहार की या पथ्य की व्यवस्था की आवश्यकता रहेगी। इसीलिए उसको कहा है कि प्राकृत और वैकृत दो प्रकार के भेदों को जान लेना चाहिए। जो प्राकृत है उसमें कुछ नहीं करना है, हमें वेट करना है अच्छे टाइम का। इसीलिए ज्वर में आप देखते हैं कि स्नेहन और स्वेदनम क्या है, लंघनम स्वेदनम कालो यवागोस तिक्त को ज्वर, काल समय का वेट करना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि बहुत सारा अभी जो कोरोना का ट्रीटमेंट हुआ उसमें समय का वेट नहीं करने से ही लोग जो हैं तो परेशानी में आ गए। और कई बार क्या है कि वेट करने वाले परेशानी में आ गए। क्या कारण क्या है कि जो प्राकृत है उसमें वेट करना चाहिए, जो वैकृत है उसमें नहीं करना चाहिए। अब प्राकृत और वैकृत का निदान कौन करेगा? वो चरक कहते हैं कि ज्वर के आधार पर कीजिए। पुनः पंचविदो दृष्टो दोष काल बला बला, दोष के, काल के, बल के और अबल होने से फिर 5 प्रकार का ज्वर है। फिर संतत सतत अन्य तृतीय को चतुर्थक, ये आपने वेद पढ़े होंगे 5 प्रकार के, जिसमें क्या है कि ये एपिसोडिक फीवर्स हैं, जिसमें 7 दिन तक, 10 दिन तक, 12 दिन तक लगातार रहता है, या निरंतर रहता है, या एक दिन छोड़ करके आता है, या 2 दिन छोड़ करके आता है, 3 दिन छोड़ करके आता है। तो ये एपिसोडिक, और ऐसा आप अपस्मार में भी देखेंगे, ऐसा आप उन्माद में भी देखेंगे, ऐसा आप अनेक प्रकार के रोगों में जो रक्तज रोग हैं। इसीलिए ज्वर में आगे आप पढ़ेंगे
कि ज्वर की, विषमत ज्वर की चिकित्सा वही है जो मानसिक रोगों की वही चिकित्सा है जो विषमत ज्वर की चिकित्सा है। आगे बताएंगे आपको। पुनर्आश्रय भेदेन सब धातुनाम न सप्तधा मता, धात्वाश्रय होने से 7 प्रकार के ज्वर। और सभी प्रकार के रोगों में ऐसा हो सकता है कि आज वो रसगत है तो वो पेनिट्रेट करेगा, वो रक्तगत होगा, मांसगत होगा, मेदोगत होगा। इसीलिए प्रमेह जैसे रोग में सामान्यतः ये बात कही गई कि प्राग अति भूयस्वा, है ना? वो मेद में सीधे थोड़ा ही होता है, पहले वह भी क्लेद में होता है, रस में होता है, उसके बाद में मेद में जाता है। तो ये क्रम है। धातुओं के बीच में कोई पार्टीशन तो है नहीं, कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है। धातुएं एक परिवृत्ति, चक्रवत परिवृत्ति है, और चक्रवत परिवृत्ति है तो चक्रवत उसकी फिजियोलॉजी भी है, चक्रवत उसकी पैथोलॉजी भी है। तो जो पैथोलॉजिकल, जो फिजियोलॉजिकल एक साइकिल है, तो उसी साइकिल में अगर कोई पैथोजन एंटर हो गया है तो वो उस साइकिल को उसी तरह से यूज करेगा, है ना? साइकिल जो है वो एक नॉर्मल फिनोमिना है, और वो जो पैथोजन है वो उस नॉर्मल फिनोमिना का एबनॉर्मल यूज करेगा। तो यही बात समझाने की थी, इसीलिए वहां पर अन्य रोगों के संदर्भ में ये धातुगत भेद नहीं बताए। जब हम रक्त पित्त पढ़ेंगे या गुल्म पढ़ेंगे तब नहीं है, लेकिन वहां रक्त गुल्म है ना? लेकिन इसी तरह से वहां कुष्ठ में इतने प्रकार के दृश्य हैं, तो वो एक साथ होंगे या एक एक करके होंगे या साइक्लिक फेज में होंगे, कैसे होंगे, है ना? कब दृश्य जीव होगा, कब कापालिक होगा, कब किस तरह का कुष्ठ होगा, ये सब देखने की बातें हैं। भिन्न कारण भेदेन पुनर्अष्टविधो ज्वर है, और भिन्न कारण दोष के भेद से या आगंतुक भेद से मिला करके वो 8 प्रकार के ज्वर है। तो इतने प्रकार के भेद अभी प्रारंभ में कह दिए गए हैं, और उन भेदों में हर एक भेद का वर्णन, हर एक भेद की कारणता, और हर एक भेद की अलग विशेष चिकित्सा, एक साधारण चिकित्सा, एक विशेष चिकित्सा, ये ब्यूटी है ज्वर के अध्याय में। शारीरो जायते पूर्वम देहे मनसि मानुषा, पहले शरीर में होता है फिर मन में, और बहुत सारे रोग पहले मन में होते हैं और फिर शरीर में होते हैं। वैचित्यम अर्तिग्लानि मनसस्ताप लक्षणम, ये मन के संताप के लक्षण है। वैचित्य, अर्ति, ग्लानि, ये मन के संताप के लक्षण। आप इसमें थर्मामीटर काम नहीं करेगा, इसमें पेशेंट का ऑब्जर्वेशन जो है वो अगर आपने माइन्यूटली किया है तो वो काम करेगा कि उसका चित्त किसी चीज में लगता है, किसी चीज में नहीं लगता, और जिस चीज में पहले लगता था अब नहीं लग रहा है, जिस चीज में पहले नहीं लग रहा था अब लग रहा है। तो यही वैचित्य है। अरति, अनरेस्ट, ग्लानि, और इंद्रियाणाम च वैकृत्य, अपने इंद्रिय प्रदोषज विकार पड़े होंगे विविधाश्रित प्रीति में, तो वो सब कैसे होते हैं? इंद्रिय तक जाने का रास्ता तो वही आहार धातुपाक के क्रम से ही इंद्रियों का पोषण होता है। स्वान स्वान पार्थिवादीन पचंती, है ना? प्राण ग्रहणादीन इंद्रियाणी, वही आहार जिसमें वही पंच महाभूत, वही अपनी अपनी धात्वग्नि से पाक होने के बाद वही अपनी अपनी इंद्रिय का पोषण करते हैं। तो इस पाचन की, पोषण की जो परंपरा है वो कहीं विच्छिन्न हुई है, ऑप्टेट हुई है, वो कहीं डैमेज हुई है, इसलिए इंद्रिय का पोषण नहीं हो रहा है, तो इंद्रिय का उपताप या उपघात होगा।
इंद्रिय प्रदोषज रोग उत्पन्न होंगे। इंद्रिय प्रदोषज रोग का अभिप्राय क्या है कि इंद्रियाणाम वैकृत्यम, इंद्रियों की विकृति। विकृति का अभिप्राय यह है कि उसका जो सेंसरी सिस्टम है वो अब इतना पोटेंशियल, इतना इफेक्टिव, इतना एफिशिएंट नहीं रहा है जितना पहले था। वात पित्तात्मक शीत उष्णम वात कपात्मक। वात पित्तात्मक होगा या वात कफात्मक होगा तो इसकी इच्छा बदल जाएगी, उपशय बदल जाएगा। वात पित्तात्मक होगा तो शीतेच्छा हो गई, और वात कफात्मक होगा तो उष्णेच्छा होगी। तो उस पेशेंट के ये डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं, क्योंकि प्रद्वेषो वृद्धि येषु विपरीत गुणेच्छा च, ये एक सिद्धांत है। विपरीत गुणों की इच्छा होती है। और ये क्यों होता है कि वायु ही एक कारक है जो संयोग से, योग वायु है, संयोग से वो उष्ण या शीत गुण को एब्जॉर्व करता है और वो शीत और उष्ण हो जाता है। अब अंतर्दाह, अंतर्वेग और बहिर्वेग ज्वर। अंतर्दाहो अधिक तृष्णा प्रदाप श्वसनम भ्रमा। बहुत सारे पेशेंट वर्षों तक इन लक्षणों को लेकर के चलते हैं, और पेशेंट कहते हैं कि एक बार मुझे टाइफाइड हुआ था, उसका ये ट्रीटमेंट लिया था। पेशेंट आते हैं, आपके पास भी आते होंगे, है ना? और पेशेंट कहते हैं कि मुझे अंदर से कुछ जलन लगती है और अधिक बहुत प्यास लगती है ना? प्रलाप श्वसनम भ्रमः संध्यस्ति शूल भेद स्वेदोचो वेदोस वर्चो विनिग्रह। अंतर्वेग लिंगा, यह अंतर्वेग ज्वर के लक्षण है, जिसमें तापक्रम तो है ही नहीं, इसमें टेम्परेचर रेज होना यह है ही नहीं। अंतर्दाह है, दाह होना और टेम्परेचर रेज होना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। और संतापो अभ्यधिको बाह्य तृष्णादि नाम से मार्दवम, संताप जब अधिक हो गया तो तृष्णादि जो बाकी लक्षण है उनमें मार्दव होगा, है ना? तो ये बहिर्वेग से लिंगानी, ये सुख साध्यत्व में होती है। सुख साध्य है क्योंकि वो बाहर निकलने के लिए उद्यत है ना? जो अंतर्वेग है वो अधिक खतरनाक है। उसमें क्या है कि अभी दोष को बाहर निकालना है, प्रयत्न पूर्वक निकालना है। जो बहिर्वेग है वो गमनोद्यत है, वो बहि गमनोत्सुक है। इसी तरह से प्राकृत और वैकृत की बात बताई, तो प्राकृत और वैकृत में तो पूरा जो कॉस्मिक इफेक्ट है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट है, वो शरीर पर पड़े बिना रह ही नहीं सकता। जो सीजनल फ्लक्चुएशन है वो होंगे ही। अब सीजनल फ्लक्चुएशन, अभी बरसात हो रही है, इसमें जल भी अम्लीय हो गया है, हवा भी अम्लीय हो गई है, खाना भी उष्ण तीक्ष्ण हो गया है। तो इसका एक इफेक्ट आएगा इन 2 महीनों का कि आगे शरद काल में पित्त स्वभाव से संतुष्ट होगा, और इसी क्रम में शरतकाल स्वभावाच शोणितम संपुरुषिति, शोणित भी दुष्ट होगा। अब जो दुष्ट होंगे तो उनके कुछ लक्षण होंगे, लक्षण होंगे तो वो अगले किसी ऋतु में उनका शमन भी हो जाएगा, एक नेचुरल रेमिशन भी होगा उनका। इसीलिए चरक और वाग्भट दो, ये तीन तो तीन ही क्रियाकाल बताते हैं, क्षय, प्रकोप और प्रशम। और सुश्रुत कहते हैं कि अगर प्रसव नहीं हुआ तो प्रसर होगा। चरक और वाग्भट कहते हैं कि क्षय, प्रकोप, प्रशम 3 प्रकार की जो है वो क्रियाकाल होंगे। और ये नेचुरल रेमिशन है, नेचुरल प्रकोप है, नेचुरल क्षय है। और जब अननेचुरल होगा, निदान होस्ट और एजेंट का इंटरेक्शन होगा, निदान का सेवन होगा, तो वो नेचुरल रेमिशन जो है वो सस्पेंड हो जाएगा और वो प्रसर की तरफ बढ़ेगा।
प्रसर की तरफ जाएगा तो रक्त पहले से दुष्ट है, वो उसको कैरी करेगा। तो इसलिए देखिए सुश्रुत बड़ा इंटेलिजेंटली वहां पर प्रसर की अवस्था में रक्त को वहां पर दोष मान लिया है और 15 भेद बता दिए गए। प्रसर के 15 जो है वो भेद बता दिए गए, 4 दोष मान करके, और रक्त को भी मान लिया गया है। क्यों? कि रक्त ही कैरी करता है किसको? जो प्रसर का जो प्रसरित पैथोजन है, जो विकृति कारण है, वो रक्त में ही प्रसरित हो, क्योंकि रक्त ही जीवन का हेतु है, रक्त ही प्राण का हेतु है, रक्त ही एक केदार कुल्या है, सेंट्रल स्ट्रीम है। उसमें रक्त के माध्यम से ही वो सब दोष होकर के बहेंगे। तो इसलिए वो बात सत्क्रिया काल में कभी करेंगे। तो ये दोनों चीजें आपको स्पष्ट है कि ये हेमंत में क्या होता है, बसंत में क्या होता है, वर्षा में क्या होता है और शरद में क्या होता है, और किस तरह से दोषों का एक स्वाभाविक संचय और प्रकोप होता है और प्रसन्न होता है। अब ये सब होने के बाद में जब हेतु भीर बहुवीर जातु बलि भीर बहुलक्षणा, जब बहुत हेतुओं से, बहुत लक्षणों से, बलवान लक्षणों से युक्त होता है, तो वह ज्वर जो है वो प्राणांतकृत होता है और इंद्रिय नाश करता है, वो भी शीघ्र करता है। अब ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा है कि ज्वर का गमन शरीर में, वहां एक सामान्य संप्राप्ति बताई कि निस्त्रीभूय आद्य महार परिणाम धातुम रसनामानम अन्विवेद्य रसस्वेद वापसु श्रोतांश विधाय, है ना? ये सब सामान्य संप्राप्ति। लेकिन अब एक विशेष संप्राप्ति आ गई, स्रोतोभिर्विस्तृता दोषा गुरुवो रसवाही, क्योंकि तदेतत् श्रोतांश प्रकृति भूतत्वात् न विकारी रूप सज्जते शरीर। जब तक स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक कोई केवल समनस्क शरीर में व्याधि का प्रसर्पण नहीं हो सकता, प्रसर नहीं हो सकता। स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट इस स्थिति में आवश्यक है, और स्रोतस में जब जाएगा तो गुरुवो रसवाही भी, रस का एक सामान्य संगनन है, उसकी एक संगति है, उसकी एक द्रवता है, उसकी एक घनता है, कंसिस्टेंसी है ना? और रस का एक तर्पण प्रभाव है, जीवन प्रभाव है। यदि वह रस उन हेतुओं के कारण से गुरु, मंद, पिछिल, साम, इस प्रकार के संघनन वाला हो जाता है, इस प्रकार की संगति वाला हो जाता है, तो सर्वदेहानुगा स्तब्धम ज्वरम कुंजंति संत। तो सर्वदेहानु होने के कारण से स्रोतस सर्वदेहानु, और उसके कारण से कांस्टेंट फीवर, बराबर बना रहेगा, जिसको हम संतत ज्वर कहेंगे। संतत मतलब कंटिन्यूस, है ना? दशाहम, लेकिन उसकी भी एक सीमा होगी। दशाहम, द्वादशाहम व सप्ताहम व सुदस्व, वो कितने आश्रयों में है? वो 3 दोष में है, 7 धातुओं में भी है, मलों में भी है। तो जितने जितने आश्रय है उतने उतने आश्रय उसको अपनी अपनी अग्नि से, अपने अपने व्याधि विरोधी बल से, है ना, अपने अपने प्रतिबंधक हेतुओं से उसका प्रतिबंध करने की कोशिश करेंगे, उसका पाचन करने की कोशिश करेंगे। तो यदि वो दोष में है या दोष और धातुओं में है, वो केवल धातुओं में है तो सप्ताह में, दोष और धातुओं में है तो 10 दिन में, और मलों में है तो 12 दिन में।
चला जाएगा। ये उसका एक सामान्य क्रम है। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो विसर्गे द्वादशे कृत्वा दिवसे अव्यक्त लक्षण, एक दिन उसका रिविजन होकर के फिर से एक क्रम चालू हो जाएगा। लेकिन ये एक क्रम होगा, एक दिन का विश्राम होगा, उसके बाद में फिर क्रम प्रारंभ हो जाएगा। विसर्गम द्वादशे कृत्वा दिवसे अव्यक्त लक्षण, एक दिन अव्यक्त लक्षण होगा फिर हो जाएगा। तो ये सब क्या है कि कालापेक्षी है, और इन सब में जो समय लगने वाला है पाचन में वो लगेगा। आप उस समय को निश्चित कर सकते हैं, आप उस समय का अतिक्रमण नहीं कर सकते। और उसमें जो मार्दव है, उसमें जो उपद्रवशीलता है, उसको रोक सकते हैं। सशीघ्रम शीघ्र कारित्वात् प्रसवम हांति याति हंति वा काल दूष प्रकृति भी दोष तुल्यो ही संततम। अब एक और बात है, ये प्रकृति विषम संवेद और सम संवेद और काल प्रकृति दोष और दोष के तुल्यता, यदि उसको कोई निदान दोष दूष्य विशेषेभ्यो भावा भाव प्रति विशेष नहीं है, उसके कोई विरोधी भाव है ही नहीं, सब कुछ उसके सपोर्टिंग है। देशम दूष्यम बलम कालम प्रकृतिम अनलम वय सत्वम सात्वम, सब वातिक है और वात ही प्रधान दोष है। तो उसको कौन रिविजन कैसे होगा उसका? वो तो 10 टाइम मैग्नीफाई हो जाएगा। और यदि वो उनमें से कुछ समान है और कुछ विपरीत है, कुछ कपट कारक है, कुछ वात कारक है, तो अन्यतमस्य सामान्यत्व हो जाएगा। तो फिर एक मृदु स्वरूप का ज्वर होगा। और यदि सभी विपरीत है तो ज्वर होगा ही नहीं, या तनु होगा, या चिरात होगा, या मृदु होगा, होगा ही नहीं। क्यों? कि वो जो ज्वर है वो कार्यकारी कब है? जब पुरुष में, और वो पुरुष के जो भाव हैं, ये 10 भाव देशम दूष्यम बलम कालम प्रकृति मंगलम वया, ये उसके सपोर्टिव हैं या उसके अपोजिट हैं। ये उसकी वेगावस्था को, ये उसकी कालावधि को ये निश्चित करेंगे। वो ज्वरकारी दोष जो है वो एक है बात, लेकिन शरीर के बाकी उसके व्याधि प्रतिबंधक भाव हैं, जो उसको देश से, काल से, दूषित से, वय से, आहार से, अग्नि से मिले हैं, वे यदि उसके विरोधी भाव में है तो उसकी बहुत ज्यादा एफिशिएंसी नहीं होगी और वो दोष मुक्त कर देगा। यदि वो सपोर्टिव है तो उसको मैग्नीफाई कर देगा। निष्प्रत्यनीक और सप्रत्यनीक इसी को कहते हैं। अनेक मतलब समूह, निष् का मतलब नहीं, और प्रति का मतलब विरुद्ध। अगर उसके प्रति कोई विरुद्ध समूह नहीं है तो तस्मात् ज्ञेय सुदुस्सह, तो वह सुदुस्सह हो जाएगा। और यदि सप्रत्यनीक है, मतलब उसके विरुद्ध भाव की उपस्थिति है, तो वह साध्य हो जाएगा। और इसी तरह से शुद्धि का एक क्रम है। जिस तरह से एक पैथोजन एंटर होता है, उसी ढंग से वो पैथोजन जो है वो बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, वो उसके साथ संघर्ष करता है, उसको वो नॉर्मल करता है, पैसिफाई करता है। अगर वो पैसिफिकेशन नहीं हो पाया तो वो उस क्रम से उस काल में होगा, और यदि वो पैसिफाई नहीं भी करता है तो भी एक दिन के बाद में दूसरा एक क्रम शुरू हो जाएगा। तो ये अभिप्राय ये था कि ये निष्प्रत्यनीकता और सप्रत्यनीकता इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और ये सभी रोगों के संदर्भ में आपको समझना पड़ेगा। ये हर एक रोग के संदर्भ में, इसीलिए हम
सूक्ष्म सूक्ष्म समीक्षेषाम दोषोषध निरूपण। जब भी कभी हम दोष और के अनुसार औषध का निरूपण करते हैं तो इसकी सूक्ष्म अति सूक्ष्म समीक्षा करते हैं, यानी माइक्रो एनालिसिस करते हैं कि इसमें कौन सा कितना औषध सन्निपात गुण विरुद्ध ही भूयसा अल्पम अवजीयते। विमान स्थान का एक सूत्र है कि भूयसा अल्पम अवजीयते, जो अधिक होगा वो जीतेगा, किसको? कम को जीतेगा। यदि कोई चीज कम है तो वो अधिक को कैसे जीत सकता है? कि सन्निपात गुण विरुद्ध ही भूयसा अल्पम अवजीयते। तो आपका यदि जो पेशेंट है उसमें देश दोष दूष्य काल प्रकृति इनकी तुल्यता है तो ये भूयसा है, और जो दोष है वो अल्प है तो उसका अवजयन होगा, डिफीट होगा। और यदि इनकी अल्पता है और दोष की अधिकता है तो जो स्वास्थ्य है, हेल्थ है, वो डिफीट होगी। तो ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, इसको समझ लेना चाहिए। दूसरी बात कि काल प्रकृति दूष्याणाम प्राप्त्यैव अन्यतमात् बलम। काल प्रकृति और दूष्य इन सबसे एक बल पैदा, बल उत्पन्न, बल लेता है ना? तत्रस्थास्य विलंबन्ते कदाचिन न समीरिता नादेश काले कुप्यन्ति भूयो हेतु। तो अनुगुण देश और अनुगुण काल, जो शरीर देश भी और व्याधित का देश भी, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि वो किस दोष के स्थान पर कहाँ उसका बल प्राप्त होता है, कहाँ उसका बलहीन हो जाता है। तो शरीर देश, भूमि देश और आतुर देश, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आगे जाता है तब वो जिस प्रकार से संतत होता है उसी प्रकार सतत होता है। फिर अन्य जो उसको तृतीयक में मानसास्त्रित पिशतास्त्रित हो जाता है, फिर वो मज्जास्थिगत हो जाता है। तो कुल मिलाकर के दोष का धातु गमन इस तरह से काल प्रकृति दूसरे के साथ में बल प्राप्त करने से होता है। ये सहज मार्ग नहीं है। किसी भी रोग निदान के लिए रोग उत्पन्न करने का मार्ग इतना सहज और सरल नहीं है। शरीर ने व्याधि प्रतिबंध के लिए कई कवच या कपाट लगा रखे हैं, और उन सब को पार करने के बाद में धातुओं में उत्तरोत्तर गंभीर धातुओं में जाने की स्थिति तब बनती है कि जब वो काल प्रकृति दोष दूसरे की तुल्य बलता हो और उनसे बल प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही हो, तब ऐसी स्थिति आती है। अन्यथा उसका समन हो जाए। और इसी चीज को आगे जैसे एक उदाहरण देकर के समझाया, अधिशेते यथा भूमि बीजम काले चरो, है ना? अभी आप देख रहे हैं वर्षा काल है, बहुत सारे बीज इतने दिनों से पड़े ही थे, है ना? लेकिन अब वर्षा काल आया तो धरती में पता नहीं कितने वर्षों से वो बीज पड़े हुए हैं, वो उग गए, है? क्यों? कि अनुकूल काल है उनके लिए। तो इसी तरह से लीन दोष शरीर में वर्षों तक रह सकते हैं, डोरमेंट रह सकते हैं। लेटेंट पैथोलॉजी जो है वो किसी भी टाइम जब इस तरह की अनुकूल देश काल होता है तब वो बल प्राप्त करते हैं और वो उगते हैं। आप अभी वर्षा काल में इस चीज को देखते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तो बड़ा सात्विक जीवन जीता हूँ, रात को खिचड़ी खाई थी, दलिया खाया था, बिल्कुल सही खाता हूँ, और फिर भी रोगग्रस्त होता हूँ। तो कारण क्या है? कि वो लीन दोष। और इन लीन दोषों का कारण क्या होते हैं? कि ज्यादातर व्यभिचारी हेतु, व्यभिचारी हेतु, चाहे वो विरुद्ध के कारण से हो, चाहे और भी कई व्यभिचारी कारण है,
इतने फीबल काज होते हैं, सिग्निफिकेंटली दे कैनॉट प्रोड्यूस एनी डिजीज और ज्वर, लेकिन वो दोष की एक लीनावस्था में बहुत दिनों तक अनुगुण देश और अनुगुण काल की प्रतीक्षा में पड़े रहते। चलिए, और अचानक जब अनुकूल ऋतु आती है, अनुकूल काल आता है, तब वो उदित हो जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल इसने स्पष्ट रूप से दिया है। तो ये जो लोगों का बल प्राप्त करने की स्थिति है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इसीलिए हम क्या है कि नित्य संशोधन की बात करते हैं, इसीलिए हम ऋतु संशोधन की बात करते हैं, और इसीलिए हम क्या है कि व्याधि के बाद में भी संशोधन की बात करते हैं और रसायन की बात करते हैं, प्रकृति स्थापन की बात करते हैं। क्यों? कि उसमें लीन दोष जो है वो रह नहीं जाए। निवृत्तोपि पुनर्व्याधि स्वल्पेन आयाति हेतुना क्षीणे मार्गी कृते देहे, है ना? ये चिकित्सा स्थान के 30th चैप्टर में लिखा, 30वां योनि व्यापक में, कि व्याधि अगर निवृत्त हो गई है और थोड़े से हेतु से फिर पुनः आ जाती है, तो कैसा क्यों हो जाती है कि क्षीणे, रोगी क्षीण है और देह जो है वो मार्गीकृत है। जो स्रोतस है वे क्या है कि पहले से विगुणित है। तो ऐसी स्थिति में छोटी सी चिंगारी जब अगर कैसी कहीं रह गई है, तो वो क्या है कि पूरे दावानल का रूप ले सकती है। कब? कि जब हवा चलेगी, तब सूखे पत्ते मिल जाएंगे, तब थोड़े से तिनके मिल जाएंगे, तब वो दावानल का रूप ले सकती है। तो ये बात चरक ने 30वें अध्याय में चिकित्सा में एक तरह से परिशिष्ट है, वो एडेंडा है, वहां लिख दी, निवृत्तो पुनर्व्याधि स्वल्पेन आयाति हेतुना क्षीणे मार्गी कृते देह, है ना? तो देह क्षीण है, मार्गीकृत है ना? मार्ग जो है वो अभी भी वेट कर रहा है, कहीं ना कहीं रोग जो है वो मार्ग में अटका हुआ है ना? कहीं कहीं दोष जो है वो लीन है ना? तो ऐसी स्थिति में ये पुनरावृत्ति होगी, रिलैप्स होगा, इंटरमिटेंट फीवर होगी, रिकरेंस होगा। ऑकरेंस और रिकरेंस जो है ये दोनों अलग अलग फिनोमिना है, और यही चीज चरक समझाना चाहता है कि रिकरेंस के कारण क्या होगी। चलिए, अब सन्निपात की बात। प्रायः सन्निपातेन दृष्ट पंचविधो ज्वरः सन्निपाते तो यो भूयान सदोष। अब दोष सन्निपात हो तो भी ऐसा नहीं हो सकता कि सम सन्निपात, किसी एक दोष की प्रधानता उसमें भी रहती है। और ये जो चीज है यही हमारा चिकित्सा के लिए क्लू है, एक रास्ता है कि जब भी कभी फौज का अटैक होता है तो वो जो पोस्ट जिस पर सबसे कम आर्मी पोस्टेड है उसको सबसे पहले ध्यान करते हैं कि इसको पहले आप कवर कर सकते हैं। तो सन्निपात के लिए एक सूत्र दिया है आचार्य ने कि सन्निपात में भी किसी न किसी दोष की उग्रता होगी और किसी दोष की तरतमता होगी। तो जो दोष उपद्रवकारी है, जो दोष सबसे पहले जीता जा सकता है, जो दोष सबसे क्षीण है, उसको क्या है कि आप एक बार सन्निपात को समाप्त कीजिए, द्वंद्व बनाइए, फिर दूसरे दोनों को निपटाइए। तो ये बहुत सारे लक्षण हैं। देखिए, अब एक एक लक्षण को स्पष्ट करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये द्वंद्व और सन्निपातज के लक्षण दिए हैं और धातु के ज्वर के लक्षण दिए हैं, आप पढ़ सकते हैं, इनको बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बार आप धातु में गुरुत्वम दैन्यम उद्वेगम सदनम
सर्दी अरोचको रसस्थिते बहिस्ताप सांग मर्दो विजृंभण। ये रसस्थित ज्वर के लक्षण। कभी मैंने किसी को ये डायग्नोस करते हुए देखा नहीं कि ये रसगत है कि मांसगत ज्वर है या अस्थि मज्जागत है या सुखगत ज्वर है, लेकिन आचार्य कहते हैं है, और हम देखते हैं पेशेंट है। और हम क्या है कि वहीं एक क्रम भूल जाते हैं। अभी हम बात करते हैं, लेले साहब थे, आपको मालूम है, हमारे रजिस्ट्रार थे जामनगर, वाईएम लेले साहब, बहुत विद्वान आदमी थे और बहुत प्रैक्टिकल थे। उन्होंने क्या किया कि हम एक बार वहाँ सेमिनार में गए थे, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि सर आप 3 दिन तक, क्योंकि मैं रोग निदान में था और रोग निदान में लोगों को पेशेंट देखने की अनुमति नहीं थी, तो मैंने कहा सर आप सबसे पहले सारे पेशेंट्स को ऑब्जर्वेशन में रोग निदान विभाग के अंतर्गत ही रखें, कम से कम 3 दिन के लिए, और 3 दिन तक उनका लंघनम पाचनम कालो यवाग्वस्तिक्त को रस ये दे, बस आपकी आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और उन्होंने किया, प्रैक्टिकली इसको अप्लाई किया और पूरे साल भर तक उन्होंने वो सिस्टम चलाया और उसके वंडरफुल इफेक्ट थे। मैं आपको बताऊं कि ये बात मेरा एक्सपीरियंस है, और आप अगर करते हैं तो हमारे बच्चे भी देखते हैं कि हम केवल उसको क्या है कि सडंग पानीय दे करके और वेट करने के लिए कहते हैं कि ये सडंग पानीय या सडंग पानी की भी प्रॉब्लम है, उसमें सुगंध वाला नहीं मिलती है, चंदन में नहीं मिलता है, तो आप सडंग पानी को कस्टमाइज कर लीजिए, कोई खास बात नहीं है कि पेशेंट के हिसाब से आप कस्टमाइज कर लीजिए, अपने हिसाब से बना दीजिए। तो लेकिन कुल मिलाकर के पाचन की व्यवस्था करनी है, आम पाचन की व्यवस्था करनी है, वो करिए, ठीक है। वो पानी पिलाएं, 24 घंटे वही पानी पिलाएं, उसको क्या है कि मुद्गयूस दें और यवागु दें, सिद्ध यवागु, बस। इसके अलावा कुछ स्वेदन करवाएं और कुछ दीपन पाचन के लिए पंचकोल, त्रिकटु, त्रिमद कुछ भी देते, सिंपल। तो बहुत सारा जो आम का अनुबंध है, क्योंकि 19% ऑफ द डिजीज रस के स्रोतस से ही जाएगी, और रस को आप निराम कर दें तो डिजीजेस का बल खत्म हो जाएगा। स्रोतस में जो लेटेंट दोष है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं आपको कि इसका प्रयोग करना चाहिए। और इस माध्यम से, ये इसीलिए मैं रसगत ज्वर की बात कर रहा हूं कि गुरुत्वम दैन्य उद्वेग सर्दनम सर्दी अरोचको, ये बहुत सारे पेशेंट्स में ये लक्षण होते हैं। अंगमर्द, विजृंभणम, तो उनको केवल आप कामता निर्देश करके और पाचन दीजिए, सड़ंग पानी दीजिए, और सड़ंग पानी आप अपने हिसाब से ही, और आप स्वतंत्र हैं, आप मात्रा कालाश्रया युक्ति, ये युक्ति की परिस्थिति आप अपनी युक्ति से करें, इसके लिए कोई निश्चित निर्देश नहीं। जो नहीं मिलता है उसकी जगह क्या लेना है, ये आपका अधिकार है। और उसके बाद में आप देखिए कि उसके रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर होंगे। क्यों? कि वो जो सामता है, वो जो रस में जो दोष का बल है वो समाप्त हो जाएगा, तो उसका आधार ही खत्म हो जाएगा और रोग जो है वो मृदु हो जाएंगे, और फिर आप कोई भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो सजेस्ट कीजिए। बघेल साहब तो हमेशा ही कहते थे कि अजीर्ण से प्रारंभ करो आप चिकित्सा का, अजीर्ण की चिकित्सा से प्रारंभ करो। तो सही बात है कि आप सबसे पहले अजीर्ण की चिकित्सा जो त्रिविध कुक्षी में लिखी है वो कर दीजिए आप, है? उसको लवणोदक
पान करवा करके और वमन करवा दें। कम से कम दोष संशोधन का एक क्रम तो पूरा हो और उसके बाद में आगे की क्रम चले। तो ये सब लक्षण सन्निपात के, और ये लक्षणों को पढ़ना और लक्षणों में एक एक शब्द को विवेचन करना संभव नहीं है। मैं आगे चिकित्सा में जाना चाहता हूँ या इसके भेदों पर जाना चाहता हूँ। तो इन सब को देखने के बाद में, हेलो, कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, नहीं सर। चलिए, फिर इसके बाद में क्या है कि आचार्य ने आगंतुक, अष्टमो आगंतुक, अब आगंतुक के बारे में इतना विश्लेषण आपको बहुत उपयोगी रहेगा। किसी भी व्याधि में आगंतुक की उपस्थिति से आप नहीं, उसको टाल नहीं सकते, क्योंकि ये जो व्याधियां हैं, अब आजकल जो व्याधियां हैं वो व्यामिश्र है। आजकल हमारा पेशेंट जो है वो अनेक प्रकार के आगंतुक लक्षणों से युक्त, आगंतुक कारणों से युक्त होता है। और आगंतुक और नहीं तो ये भी है कि काम शोक भय क्रोध अभिषिक्त से युक्त हो रहा है, तो होगा ही। तो ऐसी स्थिति में क्या करना, कि ऐसी स्थिति में दोष का परिज्ञान करना। कि देखिए, काम क्रोध को हम चिंता करने के लिए नहीं बैठे, उसके कारण से शरीर में किस दोष की अभिवृद्धि या किस दोष का प्रकोप हो रहा है, हमारे पास में केवल एक इलाज है कि उस दोष का निराकरण करना। और इसके कुछ लक्षण बड़े स्पष्ट बताए गए हैं। मूर्छा मोह मदग्लानि भूयिष्ठम विश्व संभव, ये जो अभी पेशेंट आ रहे हैं ना, ये भी आगंतुक मानिए कि हमारे पास में बहुत सारा मॉडर्न ट्रीटमेंट लेकर के आते हैं। पेशेंट सीधा नहीं आता, और कैसे कैसे ट्रीटमेंट लेकर के आते हैं कि वो फेविफ्लू की क्या है कि जन्म से 7 गोलियां एक साथ लेकर के आते हैं, एससीक्यूएस भी लेके आते हैं, रेमडेसिविर भी लेके आते हैं, और भी बहुत सारे रोगों में बहुत सारे एंटीबायोटिक्स लेकर के आते हैं, साथ में एंटीलाइटिक्स लेकर के आते हैं, साथ में क्या है कि पीआईपी लेकर के आते हैं, बहुत सारे पैरासिटामोल लेकर के आते हैं। तो ये क्या है, विष संभव है। इन विषयों को भी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा उस रोग के साथ में। और मूर्छा मोह मदग्लानि भूयिष्ठम विश्व केचित एषां लिंगानाम संतापो जायते, इनका भी संताप, इन कारणों का भी संताप है। और इसके लिए आचार्य ने आगे जाकर के एक बात लिखी है इसी ज्वर के अध्याय में, 418 पेज पर। हाँ, 418 पेज। ज्वराः कषायैर्वमनैर्लङ्घनैर् लघुभोजनैः रूक्षस्य येन साम्यन्ति सर्पिस्तेषां। सर्पी का प्रयोग करना ही हो गया बंद। लोग अपने भोजन में ही घी का प्रयोग बंद कर दिया, और चिकित्सा में तो सर्पी का प्रयोग होता ही नहीं। लेकिन आचार्य क्या कहते हैं कि जब कषायैर् वमनैर् लंघनैर् लघु भोजनैर् रूक्षस्य येन साम्यन्ति, मतलब इसमें सब में बहुवचन है। इतने प्रकार की रूक्ष चिकित्साओं के कारण से, इतने प्रकार की धातु शोषक धातु क्षयकारी चिकित्साओं से, धातु क्षय के कारण से जो वात वृद्धि हो गई है, तो उसमें आपको क्या करना है, यहाँ रूक्षम तेजोज्वर क्रम या निर्द्रव पित्त ज्वाला सदृश पित्त, वो क्या है कि ज्वर का हेतु है, और उसके लिए आपको घी की आहुति देनी पड़ेगी। स्नेह वद्य सचा मिला, और उस अग्नि के लिए वो जो वायु बढ़ गया है, वो जो धातु क्षय के कारण से, वो चिकित्सापचार के कारण से, वो मल्टी
जो ट्रीटमेंट के कारण से, मल्टी एंटीबायोटिक्स के कारण से जो उसका धातु क्षय हुआ है, उसमें जो रुक्षता उत्पन्न हुई है, और वो चाहे आयुर्वेदिक दवाओं से भी हुई है, कसाई, वमनाइड, लंगनाइड, लघु भोजनाइड, इन सब से भी हुई है। तो वहां पर एक और नई स्थिति आ गई है कि रूक्षम तेजो ज्वरकरम, वहां रूक्ष पित्त है जो ज्वर का हेतु है, और तेजसा रुक्षित, वो तेज जो है वो और रुक्ष को बढ़ा रहा है। वो ज्वाला सदृश तेजस पित्त जो है वो और रुक्षता को बढ़ा रहा है। तो ऐसे में क्या है कि स्नेह का प्रयोग करेंगे, स्नेह वध्य सचादिला। तो ऐसे जो पेशेंट हैं वो क्या है कि ये आपको अब ऐसे पेशेंट मिल रहे हैं, और ऐसे पेशेंट में एक बार उस यवागु के साथ में उसको घी में छोंक करके दी, मुद्ग यूज को घी के साथ में दी। आप उसको सलाद भी देते हैं तो उसको स्टीम करके घी में छोंक करके दी। आप उसको सिंपल क्वाथ देते हैं तो उसके साथ में भी 2 चम्मच घी डाल करके दीजिए, आप इफेक्ट देखिए उसका। यदि आम पाचन हो गया है ना, और ऐसी स्थिति आ गई है, तो ये घी जो है वो उनमें बड़ा अच्छा काम करेगा, क्योंकि वो धातु क्षीण है, वो रुक्ष पित्त है, और उस रुक्ष पित्त के कारण से उसका क्रम बिगड़ गया है। अब चलिए चिकित्सा के लिए आते हैं। बहुत लंबा अध्याय है और चिकित्सा बड़ी क्रम की है। नवज्वरे दिवा स्वप्न व्यायाम अभ्यंगाश्च मैथुन। नवज्वर में क्या निषेध है ये आप जानते हैं, और ये कोई निषेध नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम रोगी को कहते हैं कि ज्वर है तो आप नहाना धोना छोड़ दीजिए, व्यायाम करना तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। क्यों कि व्यायामात् उष्णस्त इष्णादितस्य अनवचारणा, वो व्यायाम से तो शाखाश्रित हो रहा है। क्रोध प्रभात व्यायाम कषायांश से विवर्जय, इनका विवर्जन कर देना। ज्वरे लंघनमेवादो अमृते ज्वरा, ये अमृत है। लंघन, अब लंघन कितने प्रकार का है, किस प्रकार का है, कौन सा लंघन आपको देना है, ये सब आप जानते हैं, ये यहाँ डिटेल करने की आवश्यकता ही नहीं। लंघन वृंगणी अध्याय में आप पढ़ लेंगे, है ना। तो ये 10 प्रकार के लंघन में से कौन सा लंघन देना है। लंघन का मतलब लंघन ये लाघव करना, लाघव दोष का भी करना है, शरीर का भी करना है ना, और लक्षणों का भी करना है, लाघव करना। क्षया नील भय क्रोध काम शोक समोद, लेकिन कुछ लोगों को लंघन नहीं करना है। रीते, इन सब के बिना, इन सब लोगों में नहीं करना, क्योंकि लंघन से क्या होगा कि लंघनेन क्षयम नीते दोषे संदुक्षिते। लंघन से वो अनल जो है, जो अग्नि जो है वो संदुक्षित हो जाएगी। क्यों कि दोष क्षय हो जाएगा, दोष ने ही उसको डिप्राइव कर रखा है। विज्वरत्वम हो जाएगा, लघुत्वम ये हो जाएगा, क्षुत से ही वो उपजाए थे, विज्वरत्वम हो जाएगा। फिर समस्या ही क्या है, एक बार लंघन करवाइए, विज्वरत्वम हो जाए, पक्की बात कि ज्वर ही नाश हो जाएगा। लेकिन प्राणाविरोधी ना चयनम लंघनम नौकोपात, क्योंकि ये सारा क्रियाक्रम जो है वो बलाधिष्ठान के लिए। और हो सकता है कि आज का रोगी लंघन नहीं सहन करता, लेकिन लंघन कैसे करवाना, कितना करवाना, कब तक करवाना, ये सब आप सोच सकते हैं। फिर लंघनम स्वेदनम, लंघन के बाद स्वेदन। अब स्वेदन के लिए क्या करना कि तृष्यते सलिलम चोषणम। स्वेदन का मतलब स्वेदन वो 13 प्रकार के स्वेदन नहीं, केवल उष्ण जल पिलाना, और उष्ण जल भी मध्योक्त और पैतृक को नहीं। लेकिन अगर वो
उष्ण जल यदि आपने संस्कारित कर दिया तो और अच्छी बात है। दीपनम पाचनम ज्वरग्नम ऐसा कर दिया तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि वो स्रोतस का शोधन करेगा, बल देगा, रुचि को उत्पन्न करेगा और स्वेदकर होगा। और इसके लिए सड़ंग पानी भी, और सड़ंग पानी को मैंने आपको बता दिया कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लीजिए, नहीं मिलता है सुगंध बाला, ये आपका उदीच्य और चंदन, तो इसकी जगह आपको स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, लेकिन सौंफ भी डाल सकते हैं, धान्य भी डाल सकते हैं, और जितने भी आपको उपाय मिलते हैं वो सब कर सकते हैं। श्रत शीतम जलम दद्यात् पिपासा ज्वर शांति, ये स्वेदन। कफ प्रधान उत्कृष्टान दोषान आमाशय स्थितान, यदि दोष आमाशय, जैसा मैंने बताया कि ये आमाशय स्थित दोष है, कफ प्रधान दोष है तो, और रोगी वम्य है तो मम्यानाम भमन ही धरिए, एक बार उसको मधुयष्टि का पान पिला करके वमन करवा दीजिए, लवणोदक पिला के वमन करवा दीजिए, किसी भी ढंग से उसको वमन करवा दीजिए तो आधा काम हो जाए। यदि वो कफ प्रधान है, उत्कृष्ट है, आमाशय स्थित है, ये निदान तो हमें करना पड़ेगा। अनुपस्थित दोष में वमन नहीं करवाना। अनुपस्थित मतलब कोष्ठ में उपस्थित नहीं है, आमाशय में उपस्थित नहीं है तो, और उसके ये लक्षण होते हैं। और वमितम और लंघितम और काले समय यवागु। अब यवागु का क्या उपाय है? यवागु से तो बहुत सारे काम हो जाएंगे। जो दूसरा अध्याय है उसमें 18 प्रकार के यवागु दिए गए, उनमें यवागु का प्रयोग उस समय दिया गया है कि जब आपके पास निदान ही नहीं है तो भी यवागु का प्रयोग करवा। यहाँ तो निदान है आपके पास, तो यवागु जो है वो आप बना लीजिए। यवागु का मतलब औषध और धान्य दोनों का संयुक्त प्रयोग, और वो द्रव होना चाहिए, उष्ण होना चाहिए, स्वेदन करने वाला होना चाहिए। वो क्या है कि दोषानुलोमन करने वाला होना चाहिए, वातमूत्र पुलिस का अनुलोमन करने वाला होना चाहिए, आहार भाव होना चाहिए, है ना, और शरीर में लाघव करने वाला होना चाहिए, और ज्वरग्न होना चाहिए। अब ये सब तो हमारी कल्पनाएं हैं कि हमें यवागु इसने बताया नहीं कि किसका कैसे दे। ये यवागु आपको कल्पना करनी, और बहुत उत्तम चीज है। और सबसे बड़ी बात कि अब कि तर्पण, तत्र तर्पणमेवाग्रे। मॉडर्न साइंस में यही सबसे बड़ा वीक पॉइंट है कि वो तर्पण के बारे में नहीं जानते। वो क्या है कि रोगी का इधर प्रसूति हुई है, डिलीवरी हुई है, उसके बाद में वो एक थाली लाते हैं जिसमें क्या नाम से पनीर की सब्जी है, राजमा छोले हैं, और भटूरा है, और सैंडविच है, और पापड़ है, पता नहीं क्या क्या, दही भी है ना, और मिठाई का एक पीस भी है। तो ये तर्पण कैसे भाई? इसी तरह से जब भी कभी पेशेंट वहां एडमिट होता है, उस दिन हार्ट का पेशेंट को भी यही देते हैं। तो तर्पण का मतलब अलग होता है। तर्पण का अभिप्राय यह है कि भोजन नहीं है, उसके रस का तर्पण करना है। तो तर्पण का मतलब कितना अच्छा तर्पण है। तनुनाम उद्गयुषेण जांगलानाम व रसेनीता अन्न काले स्पेस्मिन्। अब ये तर्पण कितने प्रकार के हो सकते हैं? द्राक्षा, दाड़िम, है ना, डाल करके हो सकते हैं, है ना, पालक और बथुआ और चौलाई, और इन सब का तर्पण हो सकता है। दाल के साथ में हो सकता है, बिना दाल के साथ में भी हो सकता है ना। बहुत सारे रोस्टेड जो है वो उसमें डाल करके लाजा के साथ में हो सकता है। तो तर्पण के बहुत सारे उपाय हैं हमारे पास। फलरस ही, फलरसों से तर्पण हो सकता है। क्योंकि तर्पण इसलिए करना है कि इस सारे प्रोसेस में रस की जो हानि हुई है वो कहीं आगे जाकर के किसी धातु क्षय को उत्पन्न नहीं करे, इसके लिए तर्पण करना।
अब पाचनम समनीयम व कषायम पायेत कृषक। अब आपको पाचन और समनीय और 6 दिन बीतने पर इस प्रकार का लघुअन्न भोजन देने के बाद में कषाय का सेवन करवाना चाहिए। इतने दिन इंतजार करना चाहिए। सही बात है, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और कषाय में कषाय क्यों नहीं देना चाहिए ये भी आप समझते हैं। यूसैर अम्लैर अनम्लैर व जांगलानां दशाहम यावदस्नुयात् लघुअन्नं दशा। लघुअन्न नदी ये दशाहम, ये बात बहुत जगह आई है, लेकिन इसका अपवाद है इसी अध्याय में। 10 दिन के बाद में देना चाहिए, लेकिन कहीं आगे जाकर के विकल्प है ये 10 दिन किसको वेट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। अत ऊर्ध्वम का मतलब 10 दिन बीतने के बाद। कफे मंदे, कफ मंद हो जाता है, वात पित्त उत्तर हो जाता है, तो परिपक्व दोष में सर्पिस्पान सर्पिस्पान का अभिप्राय जितना सर्पी आजकल जो लोगों को सूट करता है उतना सर्पी कसाई के साथ में या यूज के साथ में या दाल के साथ में या वेजिटेबल सूप के साथ में किसी भी ढंग से देना चाहिए। वो निश्चित रूप से फलदायी है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। निर्दशाहम अपि ज्ञात्वा, अगर 10 दिन नहीं भी हुए हैं तो भी कफ का क्षय हो गया है, जैसा कि पेशेंट पहले दिन ही अगर फेविफ्लू ले चुका है इतने सारे, तो कफ कैसे रहेगा। तो निर्दशाहम अपि ज्ञात्वा, यही मैं बता रहा था कि अपवाद है कि 10 दिन का इंतजार मत कीजिए। वो तो कपोत्तरम अलंगितम न सर्पि पाए, अगर 10 दिन हो गए हैं और कफ उत्तर है अभी तो सर्पी नहीं, लेकिन कब पहले भी हो गया है तो सर्पी देना। अवान्तर भेद से ये दोनों बातें कि सर्पी 10 दिन बाद में भी हो सकता है कि कफोत्तर का है तो नहीं देना है, लेकिन ये उस समय की बात है। और आज के समय की बात यह है कि सर्पी तो ये कफ तो जो है वो एक दिन में समाप्त हो सकता है। जो प्राकृत श्लेष्मा है वो तो एक दिन के ट्रीटमेंट से ही खत्म हो सकता है, तो दूसरे दिन दीजिए। निर्दशाहम अपि ज्ञात्वा, तो ऐसे दूसरे दिन भी दे सकते हैं। अब दाह तृष्णा परितस्य, दाह और तृष्णा ये दो चीजें रहेगी, ज्वर की बात ही नहीं। दाह और तृष्णा है, वात पित्तोत्तर ज्वर है, तो बद्ध और प्रच्युत दोष होने पर, दोष बढ़ गया है, बाहर निकलने के लिए उद्यत है, तो निरामम पैशादय, निराम होने पर दूध देना चाहिए। हम तो पहले दिन से दूध देते हैं। क्रियाविरावि प्रसवम न प्रयाति यदा ज्वर, अगर इन सारी क्रियाओं से भी ज्वर ठीक नहीं होता है तो अक्षीण बल मांसाग्ने तमयेतम विरेचन, क्षीण बल मांस नहीं हो तो विरेचन दीजिए। और विरेचन भी कैसा कैसा विरेचन है कि कहीं स्रंसन कीजिए, कहीं आप बस्ती दीजिए, कहीं अनुवासन दीजिए, कहीं निरूह दीजिए। कब दीजिए। ज्वर क्षीण से न हितम न वमनम न विरेचनम, अगर नहीं देना है तो कामम तो पैशात से निरूह दे दीजिए। निरूहो बलम अग्निम, निरूह क्या करते हैं ये आप जानते हैं। पित्तम व कफ पित्तम व पित्ताशय गतम हरेत, ये तो कफाशय की बात थी। अब पित्ताशय गत है तो स्रंसन करवाइए। अब स्रंसन और विरेचन का भेद तो आपको बताना नहीं पड़ेगा। स्रंसन का मतलब यह है कि उसको स्थानच्युत करवा दीजिए, उसको पक्वाशय में पहुंचा दीजिए। और विरेचन का मतलब यह है कि पक्वाशय से बाहर निकाल दीजिए। ज्वरे पुराणे संक्षीणे कफ पित्ते दृढ़ाग्नये रूक्ष बद्ध पुरीषाय प्रदद्यात् अनुवासम। ज्वर पुराना है, रोगी क्षीण है, कफ पित्त है, अग्नि दृढ़ है, रूक्ष बद्ध पुरीष है, तो इतने सारी कंडीशंस है तो अनुवासन दीजिए। और गौरव सिर से स्थूलम विविधेषु, किसी चीज को छोड़ा नहीं है, मूर्ध विरेचन करवाइए। अगर कुछ सिर में बाकी रह गया है तो मूर्ध विरेचन, जीर्णज्वरे रुचिकरम कुर्यात् मूर्ध विरेचनम, विरेचन नश्य दीजिए।
और यदि त्वचा में ही है, अब ये सब करते करते तो अभ्यंगाश्च प्रदेहाश्च परिषेक अवगाहने विभज्य शीतोष्ण कृतम कुर्यात् जीर्ण जले। बहिर्मार्गगत है, त्वचा में स्थित है, तो आप अभ्यंग परिषेक अवगाहन इत्यादि करवाइए। और अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, त्वंगमांत्र शेष है, तो धूपांजन योग दीजिए, क्योंकि आगंतुक का अनुबंध हो सकता है। तो आगंतुक के लिए आपको एक मार्ग है, आगंतुक को बड़े सूक्ष्म होते हैं, उसके लिए क्या है कि आपको कुछ बैक्टीरियोसिडल तो आपके पास है नहीं, बैक्टीरियोस्टेटिक आपके पास है नहीं, तो कि उस सूक्ष्म मार्गानुसारी जो है वो धूपन, धूम जो है वो कर सकता है, तो उसको दे दीजिए। भवन्ते आगंतुक, अगर आगंतुक का, और बहुत सारे बच्चों में ये करना पड़ता है खासतौर से, क्योंकि बच्चे बहुत कोमल होते हैं ना, उसमें आगंतुक बहुत कारणों से। इति क्रियाक्रम सिद्धो ज्वरग्न, ये क्रियाक्रम है, लेकिन अभी तक क्रियाक्रम समाप्त नहीं हुआ, ये तो सामान्य क्रियाक्रम है, साधारण क्रियाक्रम। अब रक्तशाल्यादय सस्ता पुराणा सत्य के यवगु ओदन लाजार्थम ज्वरिताना, ये अन्न पान देना चाहिए। लाज पेयाम सुख जराम पिप्पली नागरी सुताम, क्या अन्न पान देना चाहिए। अम्लाभिलाषी तामी, किसको क्या देना चाहिए। कोष्ठे विविधे सरुजी पिबेत प्रिय, किस प्रकार की पेया किस प्रकार के लक्षणों में देनी चाहिए। आहार में भी इतनी तरह की चिंतन है, कंसिडरेशन है, कि अब जो बाकी बचा है उसको आहार से जीतिए, और हमारा वही क्रम जो है वो मजबूत होना चाहिए। फिर से मॉडर्न में ये सब नहीं है, और हमारे पास तो बहुत बड़ा एक फील्ड है कि हम बहुत सारा काम तो आहार से ही कर सकते हैं। निद्रा भी, अस्वेद भी, तृष्णा भी, विष भी, इन सबको आहार से जीत सकते हैं। काश भी, श्वास भी, हिक्का भी, और विविधता भी। तो आहार कैसा होना चाहिए, पेया कैसी होनी चाहिए, ये सब कल्पनाएं। मुद्ग मसूर चड़कान कुलत्थान समुष्ट का ये यूज, पेय और यूज क्या होते हैं ये सब तो आप जानते ही होंगे। किस प्रकार के शाक होने चाहिए, देखिए आप आहार में धान्य क्या होना चाहिए, पेया क्या होनी चाहिए, यूज क्या होना चाहिए, दालें क्या होनी चाहिए, और फिर शाक क्या होने चाहिए, और फिर मांस रस क्या होना चाहिए, और फिर जल क्या होना चाहिए, और मध्य साथ में है तो उसको मध्य क्या होना चाहिए, और किस प्रकार का अन्नपान क्रम होना चाहिए ज्वरक में, वो बताया। अत ऊर्ध्वम, इसके बाद कषाया ज्वर नाशन, तो ज्वर नाशन कषाय जो महाराष्ट्र में आप लोग धातु पाचक कषाय कहते हैं, ये धातु पाचक कषाय आप समझ लीजिए जैसा भी है। लेकिन आचार्य का अभिप्राय इतना था कि इसमें कोई एक श्लोकार्ध से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, और ये सब आप युक्ति से पता लगा सकते हैं कि किस धातु में दोष स्थित है, उस दोष के अनुसार किस धातु के लिए। और इसको अगर आप नहीं समझ सकते हैं तो अन्नपान विषयक अध्याय है, और जो अन्नपान विषयक अध्याय है उसमें ज्ञान से किस धातु में क्या औषध के साथ में किस प्रकार की औषध से संयोग हो सकता है। ये कलिंग पटोल पत्र कटुका रोहिणी ये सब उसी क्रम में बताए गए हैं कि ये धातु पाचक कैसा है, और श्लोकार्ध में एक एक संतत सतत अन्य दिवस तृतीय का ट्रीटमेंट बताया गया। इसके अतिरिक्त भी निशिस्थितम, देखिए रात को आप उबाल करके छोड़ दीजिए और दिन भर उसको यही पानी पिए, ये हमारी
मेरी व्यक्तिगत चिकित्सा का ये सबसे बड़ा आधार है कि रात भर बहुत सारे बात बताए हैं इसने, रात भर उसको उबाल करके छोड़ दीजिए और पीत्वा निशिस्थितम जंतु ज्वरात शीघ्रम, है ना, रात भर इनको छोड़ दीजिए और सुबह सब शीत करके दे दीजिए। दिन भर यही पानी पीजिए, क्योंकि बहुत सारे रोग तो उदक से ही हो रहे हैं, जल से ही हो रहे हैं, है ना। जो वाटर ओरिजिनेटेड डिजीज है उसमें ये बहुत वंडरफुल थी। क्यों कि औषध की मात्रा कितनी देंगे हम, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं है। और औषध की मात्रा ज्यादा पहुंचानी हो तो उस जल को ही मेडिकेटेड कर दो आप, जो पीना है, और उसमें क्या है कि 10-20 ग्राम औषध डाल दो और उसको दिन भर पीने के लिए बोल दो, तो 2 सालों में समाप्त हो जाएगा। तो ये वंडरफुल ट्रीटमेंट है, मैं प्रैक्टिकली करता हूँ, बहुत सारे लोग जो मेरे पास बैठते हैं वो देखते होंगे। तो ये आचार्य का उपदेश है यहाँ पर कि पीत्वा निशिस्थितम जंतु ज्वरात शीघ्र, ज्वरात मतलब रोगात, सभी रोगों में काम करती है एंड वंडरफुल काम करती है, क्योंकि बहुत सारे वाटर बोर्न डिजीजेज है। क्योंकि हमारी कम्युनिटी वाटर सप्लाई आप देखते हैं क्या हालत है उसकी, और गांव में तो और भी बुरी हालत है। तो ये केरल में आप देखते हैं, केरल का स्ट्रेंथ क्या है, केरल में यही जल जो है वो देते हैं। अब दोषानुसार उसकी आप अलग अलग कर लीजिए, पित्तानुसार कफानुसार, वो आपको अधिकार है उसके लिए। तो ये सब करने के बाद में कसाया सर्व एवेते सर्पिसा सही, जो सर्पी लेने लायक है उसको सर्पी के साथ में, घी के साथ में। और ये भी मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि सर्पी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि लोग इस चीज को भूल गए और ये हमारा आधार है, वो रसायन है अपने आप। और कसाय का प्रयोग अगर करना है तो कसाय से रुक्षता बढ़ सकती है और धातु क्षय हो सकता है, तो सर्पी का प्रयोग 1-2 चम्मच सर्पी लेने से पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ। अब इस अलग अलग प्रकार के रोगों में, अलग अलग प्रकार के लक्षणों में अलग अलग प्रकार की चिकित्साएं भी, क्षयम कासम शिरशूलम पार्श्वशूलम अलीमकम अंश वितापग्निम च विषम सन्नय। ये क्या है कि ये राजक्षमा की चिकित्सा है जो ज्वर में करती है। और पोस्ट ट्यूबरकुलर जो ट्रीटमेंट लेने के बाद भी जो रोगी एटीटी लेने के बाद में आते हैं, उनके लिए ये चिकित्सा ही उपयुक्त है, क्योंकि उनका जो एक्यूट फेज था, जो प्रोलिफेरेटिव था, जो इन्फेक्टिव फेज था, वो निकल गया है। लेकिन अभी भी उनमें वही मन संताप और देह संताप और इंद्रिय संताप बना हुआ है। तो उसके लिए पिप्पल्य चंदनम उत्तम उसीरम कटोरिणी कलिंग तामल की सारिवा अतिविसा सिद्धम मेतैः कृतम तद्यो जीर्ण ज्वरम जीर्ण ज्वर। ये हमारा स्ट्रेंथ है कि इस प्रकार के लॉन्ग स्टैंडिंग फीवर्स जो ट्यूबरकुलोसिस जैसी व्याधियों में होते हैं, और इसी के लिए लिखा है क्षयम कासम शिरशूलम, इसमें वो सारी सडरूप यक्ष्मा के लक्षण, उन सब में इसको देना चाहिए। और वासा गुरुचि त्रिफला त्रायमाणा ये सब देना चाहिए। बला सुनिष्ठा किस में देनी चाहिए, वही बात, घृतम पयश्च तद सिद्धम सात्विक घी और दूध दोनों में इसका, ये आपको प्रकृति स्थापन है, ये उसका बलाधान है। क्योंकि ये सारा केवल वही ज्वर नाशन के लिए तक छोड़ देते, जैसा कि ऐसा हो ही रहा है, चाहे हेल्दी ट्रीटमेंट हो चाहे मॉडर्न में हो, हम रोगी को वहां छोड़ते हैं जहां से वो कभी भी वापस हो सकता है। तो ये स्थिति ठीक नहीं है। तो इस स्थिति को यहाँ तक ले जाना चाहिए, तो यहाँ तक ले जाने से ही रोगी जो है वो वापस ठीक होगा।
अब निरो सानुवासम, अब एक बात देखिए, आप चंदनादि तेल और अगरुवादि तेल, इस रोग में इनमें कोई औषध छूटी नहीं है, इतनी औषधियां मिलाई हुई। संयोग से इनका प्रयोग कोई करता नहीं है, मुझे लगता नहीं है ज्यादा, क्योंकि चंदन और अगरू दोनों ही नहीं मिलते। मिलते हैं तो पता नहीं क्या क्या, इनमें और भी कई चीजें नहीं मिलती, लेकिन जितने भी मिलते हैं इनका प्रयोग जो है वो हमने देखा है लोगों को करते हुए। और त्वग्मात्र अवशिष्ट होने के बाद में यदि आपने ये सब बलाधिष्ठान अंदर तो कर लिया, लेकिन त्वचा पर नहीं किया, तो वो काम पूरा नहीं होता। इसलिए ये भी उपाय करना चाहिए। अब इसी अध्याय में एक बात और लिखी है कि वातजे स्त्रमजे चैव पुराणे क्षतजे रे लंघनम न इतम विद्या। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? फिर दोबारा से इसने लिखा कि आचार्य को अभी भी भय है कि हम कहीं गलती करेंगे, तो कितने प्रकार की सावधानियां, प्रिकॉशंस रखने चाहिए, किन किन परिस्थितियों में क्या क्या नहीं देना चाहिए, और उससे क्या क्या हानि हो सकती है। न पचति अव्ययति कृत्सात् पचति मुच्यते सहसा प्राण स्थिरम तिष्ठति। उपद्रव की स्टेज यही है। अगर ये सब चिकित्साएं नहीं की तो इस तरह की स्थिति कभी भी आ सकती है। तम क्रमेण यथोक्तेन लंघनम अल्पाज आद साहम उपकृत्य कसाये। इसलिए उसको 10 दिन तक कुछ न कुछ करो। सामा ये कपजा कप पित्ता से लंघनम लग्नि युक्तम तेषु कार्यम प्रतिष्ठते। और इतने सारे उपाय जो है करने चाहिए। अब एक और सूत्र है कि संसृष्टान सन्निपतितान बुद्ध्वा तरतमयि समयि ज्वरान दोषक्रमापेक्षी कृपणे नौत्थितस्य वा, है ना, यथोक्तैः औषधैः जयेत् वर्धने नेक दोषस्य क्षपणम्। एक दोष को बढ़ाओ, दूसरे को क्षपण करो, और कफस्थानानुपूर्वी चिकित्सा करो। सन्निपात ज्वर की ये वहाँ अतिसार में लिखा है वातस्यानुदेत पित्तम पित्तस्यानुदेत कफम त्रयाणाम वा जयेत् पूर्वम जो भवेत् फलम्। लेकिन ज्वर में थोड़ा होता है। ज्वर में सबसे पहली बात यह है कि कफस्थानानुपूर्वी, सबसे पहले, क्योंकि रोग जो है वो आमा से पूर्वक हुआ है, इसलिए सबसे पहले उसका जो फंडामेंटल प्लेस है जहां से उसका ओरिजिन ऑफ द डिजीज है, उस ओरिजिनल प्लेस को आप ठीक। और इसके लिए यदि आपको किसी दोष को बढ़ाना और किसी दोष को क्षपण करना पड़े तो कीजिए। क्यों? कि इसको करने से उस रोग का जो एक इक्वेशन है, उसका जो सन्निपात है वो बिगड़ जाएगा। और आप मेडिकली किसी इक्वेशन को, किसी पैथोलॉजी को बनाते हैं तो आपके पास में ये मेडिकली इंड्यूस्ड जो है वो पैथोलॉजी है, और इसकी जो डीपैथोजेनेसिस करने का जो प्रोसेस है वो आपके पास में। जब आप किसी रोग को, स्वयं किसी दोष को बनाते हैं, बढ़ाते हैं, तो आपको ये भी पता है कि उस दोष को कम कैसे करना चाहिए, किस कारण से बढ़ाया है, उसका कौन सा गुण बढ़ सकता है, तो उसके गुण के विपरीत चिकित्सा आपके पास में है। तो यही चीज है कि वर्धने नेक दोषस्य कृपणेन उत्थितस्य वा। उत्थित दोष को क्षपण करना, जो अधिक बढ़ा हुआ है उसका क्षपण करना। और क्षपण करने के लिए हो सकता है कि एक दोष को बढ़ाना पड़े, तो भी कफस्थान, ये बड़ा लंबी चौड़ी व्याख्या है, आपको प्रैक्टिकली समझनी चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि एक रोगी है जिसमें समसन्निपात की अवस्था है,
उस समसन्निपात में आप सबसे पहली बात यह है कि कफस्थानान रोगी चिकित्सा, रोगी क्रॉनिक है, जीर्ण है, लंघन जो है वो किया नहीं जा सकता, क्षीण बलमान शाग्नि, कफ जो है वो अभी अग्नि तो प्रारंभ ही नहीं हुआ है, तो सबसे पहले उसकी मंदाग्नि का ही चिकित्सा करनी है, उसके स्थान से उसको आमाशय को मुक्त करना है, उसका जो ओरिजिनल जहां से उसके औषध का पचन शुरू होगा वो स्थान शुद्ध करना है, और औषध भी वही देंगे ना, तो औषध का भी तो पचन होना चाहिए। तो कफस्थानानुपूर्वी चिकित्सा, कफस्थान को शुद्ध कीजिए, और कफस्थान को शुद्ध करने के लिए जो मृदु संशोधन कीजिए, या उसका क्षपण जो है वो किसी तरह के पानीय प्रयोग से, यवागु प्रयोग से, पेया प्रयोग से, और यदि उसमें तीक्ष्णोष्ण औषधियों का प्रयोग करना है जिससे एक डोज बढ़ता भी है तो उसका प्रयोग कीजिए। और तीक्ष्णोष्ण औषधियों का प्रयोग हम करते हैं ये जानते हुए कि ज्वर है और पित्त बढ़ जाएगा, तो भी कामला में लिखा है मातुलुंग रसक्षोधय तथा पित्तम आश्चेत स्वमाश्रय, उसको स्वस्थान में लाने के लिए वृद्ध करना पड़ेगा। और स्वस्थान में क्यों नहीं है कि उसके स्थान को ऑलरेडी क्या है कि दुष्ट दोषों ने ऑक्यूपाई कर रखा, तो पहले उसके स्थान को खाली करवाइए, फिर उस दोष को बढ़ा करके वृद्धिया उसको वर्धने उसको उस आशय में लाइए, फिर क्षपणेन उत्सृतस्य वा, अब क्षपण के लिए ये अनुकूल मार्ग है, अब वो रास्ते पर आ गया है, अपने स्वस्थान में आ गया है, अब उसका क्षपण हो सकता है, सीधी सी बात है, जैसे हम कामला में करते हैं, है ना, तिलपिष्ट निगम यस्तु वर्चस्व कामली, है ना, तब हम क्या है कि नींबू रस में काली मिर्च और उष्ण तीक्ष्ण पदार्थ डाल करके नींबू रस का पान करवा, जिससे क्या है कि पित्त की वृद्धि हो जाती है। फिर उसको जब स्वस्थान में आ गया है तब उसको पित्त प्रमाथि हिम से सनाय मंदिष्ठा से उसको देने दी, तो पित्त को निकाल दिया। तो कब तक, जब तक पित्त में रंजन, पुरुष में रंजन नहीं शुरू तब तक करते, तो बिल्कुल यही चिकित्सा करते हैं। तो सन्निपात के तोड़ने की चिकित्सा का क्रम यही है कि उस स्थान को शुद्ध करो, फिर उसके बाद में जो स्थान भ्रष्ट दोष है उसको वृद्धि करके वापस लाओ और वहां उसका क्षपण करो। अब एक बात इसमें यहाँ पर फिर वही बात, विसर्पेण आदि गाते न यस्य विस्फोट का ही जरा इरप्टिव फीवर्स, बहुत सारे बच्चों में आप देखते हैं, और हम अभ्यस्त है इसके कि दाने निकल आए हैं, विस्फोट हो गया है, इरप्शंस हो गए हैं, रेसेज हो गए हैं, सगे जगह फैल गया है, तो तत्र आदौ सर्पिसप्पानम, अगर इस तरह का इरप्टिव फीवर्स है तो उसमें फिर आपको वेट ही नहीं करना है, आप कफ पित्तोत्तरोण के तेन अनुर्ध्वगे वो पित्ते देह में वो सर्पी, चक्रपाणी कहते हैं कि ऊर्ध्वग नहीं है पित्त, मतलब 10 दिन नहीं हुए हैं, अनुर्ध्वग है, तो भी देह में वो सर्पी, सर्पी देना ही है। तो घी के लिए इतनी अनुशंसा कि इरप्टिव फीवर्स में, इरप्शंस में तो जरूर देना है, और पहले ही देना है, जैसे ही आप देखें वैसे ही देना है। दौर्बल्या देह धातु नाम जरो जीर्णो संभ्रंगणई तस्मात् आहार स्तम सम, है ना, भेषज क्षपिते देह आहार ही निबंधन, ये कहा आचार्य, और आचार्य यहाँ भी यही कह रहे कि देह धातुओं के दुर्बल होने से जीर्ण ज्वर का अनुवर्तन
होता रहता है, धातुएं क्षीण हो गई, दुर्बल हो गई, तो ज्वर के प्रतिबंधक हेतु क्या है वहां पर? तो इसलिए वहां बल्य और व्रंगण आहार ही, औसत से व्रंगण नहीं हो सकता, आहार से ही व्रंगण हो सकता है। क्यों? कि आहार दोष का बल, दोष को समाप्त नहीं करना है, यहाँ धातुओं को बल देना है, तो धातुओं के लिए तो आहार की आवश्यकता है। और आप सुश्रुत का 15वां अध्याय देखिए, 29, उसमें दोष धातु मल क्षीण विज्ञानी है, विज्ञानी है, उसमें सब दोष धातु बलों के क्षय में क्या क्या चिकित्सा करनी चाहिए वो लिखा हुआ है। कल्लर ने लिखा है, सुश्रुत में नहीं लिखा। तो सुश्रुत सूत्र 15 का 29 देख लीजिए, तो वो सब आहार है। तो व्रंगण करना है तो आहार, औसत से व्रंगण नहीं होता, और औसत से करना है तो भी वो आहार विधि से उसको प्रयोग करें। बहुत सारा बाकी रह गया है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मनोविकार निर्दिष्टम कार्यम तद विस्मृत। यहाँ पर एक पूर्वी संधि है, मनोविकारे निर्दिष्टम कार्यम तद विस्मत। आप मनोविकार देखेंगे तो वहां लिखा है, तो विस्मत ज्वर में जो किया है वही वहां पर कीजिए। तो ये क्या संधि है इसमें, मनोविकार में और विस्मत ज्वर में? क्योंकि विस्मत ज्वर और मनोविकार ये दोनों जो है वो शोणित की दृष्टि से होती है, रक्त की दृष्टि से होती है, और रक्त की दृष्टि से हुए रोग ही एपिसोडिक होते हैं, और एपिसोडिक होते हैं तो उसमें जो विस्मत ज्वर में वहां पर भी रक्त दृष्टि का ही उपाय करना है, और यहाँ मनोविकार में भी रक्त दृष्टि का उपाय करना है। और इसीलिए आप विधि शोणितीय अध्याय में देखते हैं कि मद, मूर्छा और संन्यास 3 प्रकार के शोणित प्रदोष होते हैं। तो यही चिकित्सा जो विधि शोणितीय में कही गई है वो भी तत्वाभिनिवेश की चिकित्सा है, वही अपस्मार की चिकित्सा है, वही विस्मत ज्वर की चिकित्सा। इसलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनोविकार निर्दिष्टम कार्यम। लास्ट इसको थोड़ा बीच में कुछ रह गए हैं, लेकिन फिर भी एक पुनरावर्तक रिकरेंट असंजात बलो यस्तु ज्वर मुक्तो विषय, ये बात बहुत जगह लिखी है। असंजात बल, ये बलाधान के लिए इतनी सारी टीका, ज्वर की बात तो 20 पेज पहले ही रह गई, लेकिन ज्वर के बाद में ये सारी चिकित्सा बलाधान की है। क्योंकि बलाधान नहीं होगा तो असंजात बल होगा, तो ये वर्ज्य जो सेवन के करेगा तो स्वल्पेनापि अपचारेण तस्य व्यावर्तते, पुनः हो जाएगा। चिरकाल परिक्लिष्टम दुर्बलम हीन तेजसम अचिरेण कालेन सहन्ति पुनः। जब पुनः आएगा तो वो पहले से ज्यादा बलवान होगा। क्यों? कि वो चिरकाल परिक्लिष्ट है, दुर्बल है, हीन तेजस है, और पहले भी बहुत सारे धातुओं को वो बहुत सारा डैमेज कर चुका है। तो ऐसी स्थिति में दीनता, स्वेथुम, ग्लानिम, पांडुताम, नान्य कामताम, कंडोरूप, देखिए इसमें ज्वर है ही नहीं। पुनरावर्तक के जो लक्षण हैं उसमें ज्वर ही नहीं है, बाकी सब लक्षण हैं उसमें। तो इस प्रक्रिया को आप कैसे समझेंगे कि पुनरावर्तक जो ज्वर है, तो ज्वर नहीं होने पर भी ये लक्षण होने पर आपको उसका रिकरेंस मानना चाहिए उसी ज्वर का। और उसमें क्या है कि आपको मधु भी संशोधन शुद्धि यापना लगभग बहुत सारे उपाय उसको भी करने के लिए बताते हैं। बहुत सारी बातें और भी हो सकती हैं ज्वर के बारे में, लेकिन आज फिर बहुत समय हो गया है।
आपको विश्राम भी देना चाहिए। धन्यवाद, आपने सुना। और फिर से थैंक लीगेसी यू ऑफ सर। प्रोफेसर बघेल का ऋणी हूँ, इसलिए मुझे ये काम करना है। ठीक है। थैंक यू सर। प्रणाम सर। हेलो, प्रणाम गुरुजी। मीरा, संतोष। प्रणाम। हाँ संतोष। हाँ, आज बहुत ही आनंद आया गुरुजी। आज एक्चुअली मेरा आपकी शिष्या है, तो उसके कारण मुझे सुनने का सौभाग्य मिला और मेरे दिल से मैं रुक नहीं पाया, इसलिए मैं चाह रहा था बात करूं। बहुत दिनों के बाद ये कुछ महत्वपूर्ण मेरे सूत्र आज सुनने में आए। रुक्षमी तेजसा ज्वरकृ तेजसा रुक्षितस्य च, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे को विद्यार्थी जीवन से लगता था। आज फिर से आपसे सुना गुरुजी। विशेषज्ञ है आप, रूपता मिटाने का ऐसे काम बहुत करते हैं। सारे आज आपने इतने महत्वपूर्ण सूत्र बताए। यही बात है कि विद्यार्थी जो सुन रहे हैं, आज इतने महत्वपूर्ण सूत्र थे गुरुजी, सारे जितने आपने बताए। लंघनेन क्षयम नीते दोषे संदुक्षित्वम, उस पे विद्यार्थी लोग कितना ध्यान दे रहे हैं पता नहीं। बलम ही अलम निग्रह दोषाणाम बलाधिष्ठानम आरोग्यम, ये भी आपने बताया गुरुजी। वर्धनेन एक दोषस्य क्षपणेन उच्छ्रितस्य च, ये भी आपने बताया। और सबसे महत्वपूर्ण दौर्बल्य देह धातूनाम ज्वर जीर्ण अनुवर्तते, ये भी बताया आपने। और भेषज क्षपिते पत्य मारे रेवी ब्रह्मणम, ये चिकित्सा प्रावृत्ति का है और बहुत ही मेरे दिल के करीब है ये भी। तो आज बड़ा आनंद आया सर आपसे पुनः एक बार, मीरा के कारण मेरे को सौभाग्य मिला, मैं सुन रहा था आज। तो धन्यवाद सर, बहुत बहुत खुशी हुई। अच्छी बात है, थैंक यू संतोष। अच्छी बात है, करो, कुछ काम करो। और प्रैक्टिकली क्या है कि आपके पास तो बहुत बड़ा फील्ड है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में काम करते हो। जी जी गुरुजी। बच्चों को बताने की बात है कि बहुत सारी चीजें हम समय पर याद नहीं रखते, है ना। तो समय पर इन सब चीजों को एक बार रिवीजन करते रहना। चा सकृत, ये शिव गंगा कहती है, इसको बार बार पढ़ते रहना, जिससे क्या है कि ये भूले नहीं। नहीं, बड़ा ही आप गुरुजी, आपके कारण अभी जैसे आपने कामला को भी लाया, तिलपिष्ट निभम यस्तु सृजति कामली, वहां पर जो आपने प्रैक्टिकल उदाहरण दिया, तस्य पित्तम कबर जयत मरीचिका, और उसके साथ ये सारी चीजें इतनी उपयोगी थी गुरुजी। शायद विद्यार्थी लोग इस चीजों को ध्यान से सुने तो बहुत ही अच्छी चिकित्सा में। फिर मद मूर्छा संन्यास की भी बात, मनोह स्रोतस की, मतलब बहुत ही हम बात तो ज्वर की चल रही थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे सिद्धांत आज के प्रकरण में मुझे पुनः लाभान्वित हुआ सर। तो मुझे लगता है सारे विद्यार्थी लोग इसका लाभ लेना चाहिए। चलो, बहुत अच्छी बात है। जी सर, थैंक यू चलो, सर। मीरा को भी बताना। सर जी प्रणाम प्रणाम सर। गुरुजी, मेरा तो साथ ही सुन। चलो, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। ठीक है, थैंक प्रणाम सर। यू। एक मिनट मीरा। पंकज मरोलिया, हाँ धन्यवाद। और पंकज जी, ठीक सर। और कोई प्रश्न है आपके? सर मैं थोड़ा जानना चाह रहा विवेक था। सर। हाँ, बोलो पंकज। सर आपने यूरोप्सन वाली जो डिजीज है जिनमें मतलब जो दाने निकलते हैं उनमें भेदपान के लिए कहा है, तो सर जनरली घरों में जो हम ओरी बोदरी होती है या आंकड़ा का आंकड़ा या स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स वगैरह अपन कुछ कहें उसको, तो घरों में तो ऐसा नहीं करते हैं सब, तो उनको करना चाहिए क्या, भेदपान करवाना चाहिए? करना चाहिए। ये क्या है, क्या ये एक विषग्न है। घृत जो है वो सबसे अच्छा विषग्न द्रव्य है और आहार द्रव्य है। जी जी। और ये विष ही है जो शरीर से बाहर निकल रहा है। अब उस विष को कैसे आप डाइल्यूट कर सकते हैं, कितना जल्दी कर सकते हैं, तो घृत का पान करने में क्या आपत्ति है, बताइए। ठीक है सर। और कोई प्रश्न है? विवेक दुबे सर हैंड रेज किया है सर। बताइए विवेक, क्या हाल है तुम्हारे? तुमसे तो मैं वही निपटूंगा। सर प्रणाम सर। मैं नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछ लूंगा सर। सर आपने हाँ, एक क्रम बताया था सर, उसी पे मेरा प्रश्न था कि जो धातुगत स्थिति है वो हाँ, ज्वर में देखने को मिलती है तो हाँ, हाँ, धातुगत स्थिति सर कुष्ठ और वात व्याधि में भी देखने को मिलती है सर। हाँ, वात व्याधि में भी देखने को मिलती है, हरेक में मिलती है। आम बात जो है वही वात रक्त में कन्वर्ट होता ही है। आम बात जो है
वो अस्थियों में संधिवात में कन्वर्ट होता है, संधिगत वात होता ही है, हम देखते ही है ना। वहाँ धातुगत होता ही है, मज्जा तक चला जाता है। बहुत सारे लोग जो है वो बोन मेरो डिप्रेशन तक चले जाते हैं, और वही पॉलीट्रैक्स और HCQS चलते रहते हैं, उनके सेजो फेजो चलते रहते हैं, है ना। और वो हमारे पास में तब आते हैं कि जब पॉलीट्रैक्स बंद करना है, उसके उपद्रव हो गए हैं, है ना, और ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, तब जाकर के आते हैं। तो अस्थिगत तो हो ही गया है, मज्जागत तो हो ही गया है, अब क्या है कि आएंगे वो ऐसी स्थिति में। तो हर एक रोग में ही होता है भैया, हर एक रोग में ऐसी स्थिति होती है ना। ऐसी बात नहीं है कि किस में नहीं होता है। देखिए आप कि आप सिंपल अर्श से आप पांडु होते हुए और पांडु से मज्जा क्षय होते हुए देखते हैं ना, है ना। अभी रसक्षय के कारण से पांडु हुआ है और फिर मज्जाक्षय से पांडु होता है, तो हम देखते हैं ना कि बोन मेरो डिप्रेशन भी हो गया है, माइलाइट ल्यूकीमिया हो गया है। तो ये सब क्या है कि ये धातुगत अवस्थाएं हैं, है ना। और उसके बाद में क्या है कि ये सब आगे जाकर के शुक्रनाश भी हो गया है, शुक्रक्षय भी हो गया है। तो वहां तक की अवस्थाएं बहुत सारे रोगों में मिलती है, ठीक है ना। जी सर, थैंक यू सर। सर एक चीज की प्रश्न और था सर, पाचनीय और समनीय कषाय से हमको कौन से कषाय लेने चाहिए? पाचनीय और समनीय, देखिए पाचनीय कषाय का अभिप्राय ये होता है कि केवल आम उसका टारगेट है ना। और समनीय कषाय का मतलब यह है कि वो दोष भेद से उसमें भिन्नता हो सकती है, किसका समन करना है ना। समन तो क्या है कि दोष विशेष का करना है, पाचन जो है वो सामान्य रूप से आम का करना है ना। तो इसलिए पाचनीय कषाय में हमारे पास में कोई विकल्प ज्यादा नहीं है। पाचनीय कषाय का मतलब आम पाचन, लेकिन समन कषाय में बहुत विकल्प देखने पड़ेंगे, है ना। दोष के किस विशेष गुण का, किस विशेष अंश का आपको समन करना है। रोक्ष का समन करना है, साहित्य का समन करना है ना, सूक्ष्म का, वैशुद्ध का, किसका समन करना है, उसके अनुसार आप उसको कल्पना कर सकते हैं, ठीक है ना। जी सुधाकर सर। सिद्धार्थ सुधाकर कौन है? हाँ सर, डॉक्टर सुधाकर। नमस्ते सर, मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ। हाँ और मेरी कोई शंका अभी तो ज़्यादा है नहीं, वो कल के बारे में थी। लेकिन आपने हमारे गुरुजी लेले सर का नाम लिया तो मुझे कल ही आपकी भाषा देख के मुझे लेले सर की याद आ रही थी कि हम उनसे, सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ सुनाइए। जी जी सर। तो मुझे उनकी पढ़ाई, मुझे उनका अध्यापन याद आता था, उनके शब्द वगैरह, क्योंकि वो सेम ही गुरु परंपरा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मुझे बहुत प्यार करते थे और ये बात उन्होंने मानी। और बात ये है कि बड़ी, हमने तो रिक्वेस्ट की थी, हम तो बहुत जूनियर लोग थे, लेकिन फिर भी क्या है कि उन्होंने मानी। और उसके बाद में उन्होंने क्या है कि उसको साल 1.5 साल जब तक वो रजिस्ट्रार रहे तब तक उसको लागू किया, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। मैं समझता हूँ कि ये सब क्या है कि हमारी जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन बेसिक चीजों को नहीं समझ रहा है। अदरवाइज क्या है कि हर एक को लंघन पाचन तो करवाना ही चाहिए, और हम बहुत सारी चीजों का बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। लेले साहब ने ये परंपरा, तो लेले साहब तो बड़े विद्वान और बड़े प्रायोगिक आदमी थे। देखिए बात यह है कि उनके साथ हमारी बहुत लंबी लंबी मीटिंगें होती थी। तो गुरु कभी कोई भाषा में सीमा में बंधे हुए नहीं रहते हैं। गुरु तो क्या है कि उनका एक प्रभाव होता है कि वो सर्वव्यापी हो जाते हैं। तो आपके गुरु हैं तो मेरे भी गुरु हैं, मैं भी उनको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। वो दोषमापन सप्ताह चलाते थे पोद्दार में, हाँ वो बड़े जोर शोर से चलता था और हम लोग ने बहुत सीखा उससे। बहुत बात यह है कि ये सब सीखने की बातें हैं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो है ही नहीं है। तो हाँ तो मैं हमको लग रहा था कि हम लोगों को कुछ है नहीं ये करने वाला। मेरे जो मैं जिनके साथ सीखा वो वैद्य अंतरकर जी, वो भी चले गए। तो आपसे पाके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं बहुत आपका, आप अभी कहाँ हैं? मैं नई मुंबई में सर प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। और मैं बाल रोग से हूँ, तो बहुत सारा मैं बाल रोग से करता हूँ।
और बहुत हमारे 2 कंसल्टेशन होते हैं, पहला नॉर्मल होता है और दूसरा आहार के ऊपर हम लोग करते हैं, क्योंकि बच्चों में आहार के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं बहुत ही आपका कृतज्ञ हूँ सर। ठीक है, धन्यवाद आपको। और डॉक्टर गिरीश जिन्होंने मुझे ये मार्ग दिखाया। थैंक यू। मीरा मैम। जी प्रणाम सर। हाँ मीरा। जी सर, मुझे आज के लेक्चर में भी एक दो बातें बहुत ही अच्छी भी लगी और बुरी भी मतलब लगी। उस पर हमेशा ही एक जिज्ञासा रही सर। हाँ और अभी जो मेरे प्रीवियस जो 2 क्वेश्चन थे उसके आंसर में भी आपने कहा और आज के लेक्चर में भी आपने दोषों की जो अंशांश कल्पना होती है उसकी बात की और अंशांश कल्पना के अलावा सर तारतम्य भेद जो बताए हैं 63 जो ये बताइए वृद्धि क्षय एक साथ, एक की वृद्धि तर, एक का वृद्धि तम, इस तरह संसर्ग सन्निपात। तो सर ये जो है ना इस पर मतलब रिसर्च भी हो सकता है, प्रैक्टिकली भी सर थोड़ा सा मुझे लगता है कि पेशेंट में ये कैसे हम देखें। देखिए बात ये है सर एट ए ग्लांस तो ये नहीं होता पर 2-3 बार भी अगर पेशेंट से बात करें हैं तो मतलब मैंने प्रयास भी किया सर कि क्योंकि अभी तो मैं शारीरिक क्रिया देख रही हूँ लेकिन पहले जब संहिता में थी तब भी मैंने ये प्रयास किया था कि इस तरह से दोषों के तरतम भेद को लेते हुए हम जो हमारा ओपीडी केस है वो भरे। तो थोड़ा सा सर शायद एज ए टीचर मुझे भी डिफिकल्टी हो रही है बच्चों को ये बताते हुए और उनको तो हो ही रही है कि मैडम प्रैक्टिकली ये बात नहीं होती ऐसा उनको लगता है। तो सर देखो इसलिए अगर आप मीरा, मीरा अब हम क्या है कि देखिए ये रॉकेट साइंस तो है नहीं। आप सत्यनारायण शास्त्री को जानते होंगे, पद्म भूषण सत्यनारायण शास्त्री। उन्होंने जी। चरक का जो गोरखनाथ जी सुरेंद्रनाथ जी त्रिपाठी ने जो चरक की टीका लिखी थी हिंदी, उसके भूमिका में अंशांश कल्पना के 3,20,556 कुछ में भेद बताए। अब तो हमारे पास में कंप्यूटर है, आपके पास में बच्चे हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में आप मेडिकल डिपार्टमेंट हैं, तो अब तो ये बहुत सरल काम है कि कितनी अंशांश कल्पनाएं हो सकती है ना। एक दोष के यदि 7 गुण हैं और उन 7 गुणों में 3 दोष हैं तो कितने अंशांश विकल्प कितने हो सकते हैं। तो ये जो विकल्प सब प्राप्ति है ये सत्यनारायण शास्त्री ने कोई वैदिक गणित से निकाले होंगे गुरु जी ने। तो अब तो हम बहुत अच्छे तरह से निकाल सकते हैं और उसके लिए लक्षण भी दिख सकते हैं कि उसका क्या लक्षण होगा, कैसे जानेंगे। तो ये थोड़ा सा समय लेने वाला काम है। देखिए हमें तो अब समय ज्यादा नहीं मिला, अब आप लोगों के पास बहुत समय है और आपके लिए बहुत अच्छा काम है। अब समझाइए, और इस लेवल पर आने की जरूरत है आयुर्वेद को। मैं आपको बताऊं, इससे क्या है कि हमारी जो चिकित्सा है वो संक्षिप्त हो जाएगी और श्योर हो जाएगी। जी जी जी, थैंक यू सर। ये आपने सही कहा कि डिफरेंट परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ये बनाइए आप, और बन सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। कभी मैं आऊंगा तो वहां पर हम चर्चा करेंगे। आप तो बहुत साधनवान हैं। काल्पनिक तो हो जाएगा लेकिन प्रैक्टिकली सर उसको आइडेंटिफाई करना ना थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना बिल्कुल मैथमेटिक्स है। इसलिए क्या है कि ये जो मैथमेटिक्स है, देखिए रूक्ष जो है वो रोक्ष्य, पारुष्य और खरत्व, आप कामला पढ़िए, पांडु पढ़िए, उसमें क्या है कि यही चीज है कि वो पहले के नाम से रोक्ष है, फिर खरत्व है, फिर उसमें पारुष्य है ना, और फिर तो वो खरीभूत होने के बाद तो उसमें काट में भी है ना। तो ये जो स्थितियां हैं इन सबको आप बहुत इंडेक्सिंग कर सकते हैं, इसकी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इसी तरह से जो मसृण है, स्निग्ध है, चिक्कण है ना, पिछिल है ना,
इन सबको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि किसको कहेंगे, क्या कहेंगे। तो इसलिए ये गुण इतना, अभी विंशति गुणों पर एक श्रेयस लर्निंग एकेडमी ने 1 महीने मंगेश और ये अमित डांगे संकल्प ने एक सेमिनार किया था, उसमें बहुत अच्छे लेक्चर हुए, बहुत अच्छे। मतलब गुणों पर इतना विवेचन, इतना एक एक गुण पर एक एक दिन लेक्चर देना कोई मामूली काम नहीं था, बहुत अच्छा विवेचन। तो इसलिए अब नए लड़के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप तो बड़ी विद्वान हैं, साधनवान हैं, आप तो कर सकते हैं। ठीक है, राजकला भी है। जी सर, थैंक यू सर। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते गिरीश, कैसे हो? कोविड हाँ, जो है अभी कोविड जो चल रहा है इसके ऊपर थोड़ा आपकी व्याख्या देंगे तो बढ़िया रहेगा सर। हाँ करेंगे, कोविड पर भी करेंगे, लेकिन अब तो कोविड क्या चल रहा है, पोस्ट कोविड चल रहा है, और पोस्ट कोविड के बाद में और कई उपद्रव हो गए हैं, तो करेंगे, इसको भी करेंगे जरूर। जी सर। आपका मंच है, आपके निर्देश के अनुसार चलेंगे। प्लीज सर। करेंगे शिवगंगा, करेंगे। जी सर, जी सर। और राजकला कैसी हो? ठीक है, बनारस अपनी जगह पर है ना। थैंक यू, आपकी गाड़ी। थैंक यू सर। जी सर। थैंक यू शिवगंगा, तो Thank you, समापन sir. करें। जी इजाजत सर, लेता हूँ आप, धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद थैंक सर। यू सर, प्रणाम सर। प्रणाम थैंक यू, सर। प्रणाम प्रणाम सर। थैंक यू। सर प्रणाम। नहीं आया सर, शालिनी। हाँ सर, हाँ सर। ओके, थैंक यू।